तुम्हें धोखा तो नहीं दिया? सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया। सामने से वार करो। आपका निकाह शाजिर सुल्तान ने कबूल किया। कबूल है। मैं शाजिर से निकाह नहीं करूँगी। कबूल है। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन तुम्हारी जान ले। तो आपका सामान निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। उसमें मैं फंस चुकी हूँ। आपकी वजह से शिफा नाश्ता छोड़कर चलेगी। इर्द गिर्द जो जाल तुमने बुना था ना, अगर दिल से चाहा होता ना। इतनी नफरत? अब अगर आपने मेरी बीवी से मिसबिहेव किया ना, हर उस शख्स से दूर हो जाऊंगी जो तुम दिल से चाहा ही है बस। यूं मेरी जिंदगी बर्बाद ना करते तुम। धोखे से मारोगी तो अफसोस होगा। क्या है शिफा? तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम भी चले जाओ, तुम्हारे करीब है। तुम्हारी खातिर अपनी जिंदगी दीवार पे मत हो। ये तो कुछ भी नहीं है। शाजिर सुल्तान की मोहब्बत हो। जो दोस्त के भेस में मैं और शिफा तुम जैसे दुश्मन को नहीं पहचान पाया। शाजिर आखिर काशिफा को डरा धमका कर निकाह के लिए राज़ी कर लेता है और निकाह के दिन जब काजी साहब शिफा से पूछते हैं कि क्या इसे ये निकाह कबूल है, तो शिफा के जहन में मास की बातें गूंजने लगती हैं कि कुछ भी हो जाए तुमने शाजिर से शादी नहीं करनी, क्योंकि उसका असली चेहरा मेरी आंखों के सामने आ चुका है। शिफा मास से कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। काजी साहब दोबारा उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये निकाह कबूल है। फिर शिफा के भाई भी उसे जवाब देने के लिए कहते हैं। फिर आखिरकार शिफा मजबूर होकर कह देती है कि उसे निकाह कबूल है। शिफा की ये बात सुनते ही शाजिर की खुशी की इंतहा नहीं रहती। उसे लगता है कि अब शिफा हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो चुकी है। यूँ आखिरकार शिफा और शाजिर का निकाह हो जाता है, लेकिन ये रिश्ता मोहब्बत से ज़्यादा शिफा की मजबूरी और बेबसी की दास्तान बन जाता है। निकाह के बाद शिफा शाजिर से कहती है कि तुमने मेरे इर्द गिर्द ऐसा जाल बिछाया है जिसमें मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ। अब मैं चाह कर भी इससे निकल नहीं सकती। शाजिर उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, मेरा कसूर ही क्या है, सिर्फ मैंने तुमको दिल से चाहा है। तो उस पर शिफा शाजिर को कहती है कि अगर तुमने मुझे दिल से चाहा होता तो मेरी ज़िंदगी तुम यूँ बर्बाद ना करते। दूसरी तरफ शाजिर के घर वाले सब बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं तो नमीरा शिफा को बातें सुनाने लगती है। नमीरा की बातों की वजह से शिफा नाश्ता छोड़कर वहाँ से चली जाती है और ये बात शाजिर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अपनी बहन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं अपनी बीवी के ख़िलाफ़ इस तरह की कोई भी मैं बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो मैं आपका सामान घर से बाहर निकाल दूँगा। नमीरा भी शाजिर की बात सुनकर गुस्से में आ जाती है और शाजिर वहाँ से चला जाता है। शिफा शाजिर को कहती है कि तुम उन तमाम लोगों से दूर होते जाओगे जिनसे तुम मोहब्बत करते हो। तो शाजिर उसे कहता है कि तुम मुझसे इतनी नफ़रत करती हो। तो शिफा कहती है कि इससे भी कहीं ज़्यादा मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। मैं तुमसे इतनी नफ़रत करती हूँ कि किसी दिन मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। ये सुनकर शाजिर अपनी गन शिफा के सामने करते हुए कहता है कि अब तो तुम्हारे पास गन भी है, तुम मुझे मार सकती हो। वो शिफा को कहता है कि तुम शाजिर सुल्तान की मोहब्बत हो, सामने से वार करना, धोखे से मारोगी तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान भी तुम पर वार दूंगा। आपको क्या लगता है कि शिफा शाजिर की जान ले लेगी या नहीं? आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्त के भेस में छुपे तुम जैसे दुश्मन को पहचान नहीं सका। शिफा की ये बात सुनकर शाजिर उसे कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें हासिल करने के लिए किया, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें ही हासिल करना था। शाजिर की ये बात सुनकर शिफा को गुस्सा आ जाता है, वहाँ से चली जाती है और घर पहुँचकर अपने भाई और भाभी से कहती है कि मैं शाजिर से शादी नहीं करूँगी। शिफा की भाभी उसे समझाते हुए कहती है कि अगर इस बार उसने हमें शाजिर के सामने जलील किया या शादी से इनकार किया तो इसका शिफा के साथ मरना जीना ख़त्म हो जाएगा। ये बात शिफा के लिए किसी सदमे से कम नहीं होती, क्योंकि वो एक तरफ शाजिर से शादी नहीं करना चाहती और दूसरी तरफ अपने घर वालों को भी किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। दूसरी तरफ शाजिर भी शिफा के भाई और भाभी पर दबाव डालता है कि वो हर हाल में शिफा को इस शादी के लिए राज़ी करें और वो कहता है कि शिफा को मैं शॉपिंग के लिए बाहर लेकर जाना चाहता हूँ ताकि वो अपनी पसंद के शॉपिंग कर सके। तो उसके भाई और भाभी कहते हैं कि हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, तुम इसको ले जाओ, हमें तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। शाजिर शिफा को आखिरकार अपने साथ ले जाता है, लेकिन रास्ते में शिफा और शाजिर का सामना मास से हो जाता है। मास शिफा को जब शाजिर के साथ देख लेता है तो वो शिफा को कहता है कि तुम तो कहती थी कि मुझे शाजिर से बहुत ज़्यादा नफ़रत है और आज तुम उसके हाथों में हाथ डालकर क्यों जा रही हो। मास की ज़बान से शिफा का नाम सुनते ही शाजिर को गुस्सा आ जाता है और मास को कहता है कि तुमने अपनी ज़बान से शिफा का नाम कैसे लिया, तुम यहाँ से चले जाओ। और कहता है कि नरमीन से शादी करने का तो मेरा इरादा कभी था ही नहीं, मैं तो शिफा से शादी करना चाहता था, अब मैं और शिफा शादी करने जा रहे हैं। शाजिर की ये बात मास के लिए किसी खंजर से कम नहीं होती। वो पूरी तरह टूट जाता है और बेबसी से शिफा को पुकारता है, लेकिन शाजिर गुस्से में मास को बुरी तरह मारने लगता है और मास बेबस होकर सब कुछ बर्दाश्त करता रहता है। शिफा ये सब देख कर बहुत दुखी हो जाती है, उसके दिल में मास के लिए तकलीफ़ पैदा होती है, लेकिन शाजिर उसे वहाँ से ज़बरदस्ती
अपने साथ ले जाता है। शिफा के पीछे पड़ा हुआ है और हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहता है। जब शिफा को शाजिर की हकीकत का पता चलता है कि वह नरमीन को नहीं बल्कि उसे पसंद करता है तो वह शाजिर से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। शिफा की ये बेरुखी शाजिर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो फैसला कर लेता है कि अब वो शिफा को माज से हर हाल में अलग कर लेगा, क्योंकि शाजिर के जहन में सिर्फ एक ही बात होती है कि इसे शिफा को हासिल करना है। सबसे पहले शाजिर शिफा के भाई आलियान को निशाना बनाता है और उसकी नौकरी ख़त्म करवा देता है। आलियान को ऑफिस की तरफ से टर्मिनेशन लेटर मिलता है, जिसके बाद वो शदीद परेशान हो जाता है, लेकिन शाजिर की साजिश अभी ख़त्म नहीं हुई होती। वो आलियान के मालिक मकान के पास जाता है और उसे कहता है कि वो घर इसे बेच दे। मालिक मकान साफ इनकार कर देता है तो शाजिर उसे दुगनी कीमत की पेशकश करता है, लेकिन वो फिर भी घर बेचने के लिए तैयार नहीं होता। आखिरकार शाजिर उसे धमकी देता है कि या तो वो इसे घर बेच दो वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अपनी जान बचाने के लिए मालिक मकान मजबूरन शाजिर को घर बेच देता है और शाजिर इसे ये भी कहता है कि किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि ये घर इसने ख़रीदा है। तो मालिक मकान कहता है ठीक है। फिर मालिक मकान आलियान के घर पहुंच जाता है, उसे मकान खाली करने का कह देता है कि आपके पास 1 महीना है, मैंने घर बेच दिया, आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। अब आलियान और उसकी बीवी की परेशानी मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि एक तरफ आलियान की नौकरी चली जाती है और दूसरी तरफ उनके सर से छत भी छिनने वाली होती है। उसी दौरान आलियान की बीवी उनको कहती है कि आपने शाजिर को कॉल क्यों नहीं की। तो उसने आलियान कहता है कि मैंने शाजिर को कॉल की थी, उसने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। तो आलियान की बीवी कहती है कि ठीक है, मैं शाजिर को कॉल करती हूँ। तो शाजिर उसकी कॉल अटेंड कर लेता है और वो उसको बताती है कि आलियान की नौकरी भी चली गई है और मालिक मकान हमें घर खाली करने को कह रहा है। तो शाजिर उनसे झूठ बोल देता है कि वो भी शहर से बाहर है, जैसे ही वो वापस आएगा तो सबसे पहले उनका ये काम कर देगा। लेकिन हकीकत में शाजिर की हमदर्दी भी उसकी एक बहुत बड़ी साजिश होती है कि शाजिर पहले ही शिफा और माज के दरमियान दरारें पैदा कर चुका है। अब माज भी शिफा से दूर होने लगता है और भला आखिर शिफा से कह देता है कि वो इस रिश्ते को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिफा, तुम्हें अपने भाई के घर चले जाना चाहिए। शिफा की ज़िंदगी में एक के बाद एक मुश्किल खड़ी होती चली जाती है। उधर शाजिर आलियान के घर पहुंचते हैं, उसे घर के कागजात देते हुए कहते हैं कि अब इसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको मालिक मकान इस घर से नहीं निकालेगा। तो आलियान हैरान होकर पूछता है कि ये कागजात तुम्हारे पास कहाँ से आए। तब शाजिर उसे बताता है कि इसने ये घर दुगनी कीमत पर आपके लिए ख़रीद लिए है। आलियान और उसकी बीवी शाजिर का शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि शाजिर आलियान को एक अच्छी जगह पर नौकरी दिलवाने का भी वादा करता है। यूँ शाजिर सब की नज़रों में एक मददगार और हमदर्द इंसान बन जाता है, लेकिन हकीकत में वो शिफा को हासिल करने के लिए उसके ख़ानदान को अपने एहसान तले दबा रहा होता है। दूसरी तरफ माज शिफा को अपने घर से निकाल देता है तो आलियान उसे अपने घर ले आता है। अब शिफा मुकम्मल तौर पर टूट चुकी होती है। इसी दौरान शाजिर भी शिफा से मिलने के लिए आता है और कहता है कि अब तो तुम्हें इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि माज तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, वो तुमसे हर किस्म का ताल्लुक़ तोड़ना चाहते हैं। तुम्हारी शादी माज से नहीं बल्कि मुझसे होनी चाहिए थी। तो शिफा उसको कहती है कि और तुम्हारे दिल में क्या क्या है, आज तुम सारी बातें क्लियर कर दो, क्योंकि मेरी बात पर तो किसी को यकीन नहीं है। शायद तुम्हारे मुँह से ये बातें सुनकर सबको यकीन आ जाए। तब शाजिर उसको हैरान होकर देखते हैं और कहते हैं क्या तुम मेरी बातें रिकॉर्ड कर रही हो। तो शिफा कहती है हाँ, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब देखने की ये है कि अब शिफा माज के साथ अपना रिश्ता बचाने की कोशिश करेगी या हालात उसे शाजिर के करीब जाने पर मजबूर कर देंगे। आपको क्या लगता है कि शाजिर आखिरकार शिफा को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा या शिफा उसकी तमाम ख्वाहिशों को नाकाम बना देगी? आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। छोड़ना चाहता है वो तुम्हें चांद काबिल हर लिहाज से बेहतर है, वो तुम्हें चांद चुराना चाहता है तुमसे। क्योंकि मेरी बात पे तो कोई भी यकीन नहीं करता। बोलो। शाजिर शुरू से ही शिफा के पीछे पड़ा हुआ है और हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहता है। जब शिफा को शाजिर की हकीकत का पता चलता है कि वह नरमीन को नहीं बल्कि उसे पसंद करता है तो वह शाजिर से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। शिफा की ये बेरुखी शाजिर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो फैसला कर लेता है कि अब वो शिफा को माज से हर हाल में अलग कर लेगा, क्योंकि शाजिर के जहन में सिर्फ एक ही बात होती है कि इसे शिफा को हासिल करना है। सबसे पहले शाजिर शिफा के भाई आलियान को निशाना बनाता है और उसकी नौकरी ख़त्म करवा देता है। आलियान को ऑफिस की तरफ से टर्मिनेशन लेटर मिलता है, जिसके बाद वो शदीद परेशान हो जाता है, लेकिन शाजिर की साजिश अभी ख़त्म नहीं हुई होती।
وہ آلیان کے مالک مکان کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ گھر اسے بیچ دے۔ مالک مکان صاف انکار کر دیتا ہے تو شاذر اسے دگنی قیمت کی پیشکش کرتا ہے، لیکن وہ پھر بھی گھر بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آخرکار شاذر اسے دھمکی دیتا ہے کہ یا تو وہ اسے گھر بیچ دو ورنہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اپنی جان بچانے کے لیے مالک مکان مجبوراً شاذر کو گھر بیچ دیتا ہے اور شاذر اسے یہ بھی کہتا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ گھر اس نے خریدا ہے۔ تو مالک مکان کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر مالک مکان آلیان کے گھر پہنچ جاتا ہے، اسے مکان خالی کرنے کا کہہ دیتا ہے کہ آپ کے پاس 1 مہینہ ہے، میں نے گھر بیچ دیا ہے، آپ کو یہ گھر خالی کرنا پڑے گا۔ اب آلیان اور اس کی بیوی کی پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ایک طرف آلیان کی نوکری چلی جاتی ہے اور دوسری طرف ان کے سر سے چھت بھی چھننے والی ہوتی ہے۔ اسی دوران آلیان کی بیوی ان کو کہتی ہے کہ آپ نے شاذر کو کال کیوں نہیں کی؟ تو اس نے آلیان کہتا ہے کہ میں نے شاذر کو کال کی تھی، اس نے میری کال ریسیو نہیں کی۔ تو آلیان کی بیوی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں شاذر کو کال کرتی ہوں۔ تو شاذر اس کی کال اٹینڈ کر لیتا ہے اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ آلیان کی نوکری بھی چلی گئی ہے اور مالک مکان ہمیں گھر خالی کرنے کو کہہ رہا ہے۔ تو شاذر ان سے جھوٹ بول دیتا ہے کہ وہ بھی شہر سے باہر ہے، جیسے ہی وہ واپس آئے گا تو سب سے پہلے ان کا یہ کام کر دے گا۔ لیکن حقیقت میں شاذر کی ہمدردی بھی اس کی ایک بہت بڑی سازش ہوتی ہے۔ کہ شاذر پہلے ہی شفا اور معاذ کے درمیان دراڑیں پیدا کر چکا ہے۔ اب معاذ بھی شفا سے دور ہونے لگتا ہے اور بالآخر شفا سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اس رشتے کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ شفا تمہیں اپنے بھائی کے گھر چلے جانا چاہیے۔ شفا کی زندگی میں ایک کے بعد ایک مشکل کھڑی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ادھر شاذر آلیان کے گھر پہنچتا ہے، اسے گھر کے کاغذات دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اب اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو مالک مکان اس گھر سے نہیں نکالے گا۔ تو آلیان حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ کاغذات تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تب شاذر اسے بتاتا ہے کہ اس نے یہ گھر دگنی قیمت پر آپ کے لیے خرید لیا ہے۔ آلیان اور اس کی بیوی شاذر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جبکہ شاذر آلیان کو ایک اچھی جگہ پر نوکری دلوانے کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ یوں شاذر سب کی نظروں میں ایک مددگار اور ہمدرد انسان بن جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شفا کو حاصل کرنے کے لیے اس کے خاندان کو اپنے احسان تلے دبا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف معاذ شفا کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے تو آلیان اسے اپنے گھر لے آتا ہے۔ اب شفا مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ اسی دوران شاذر بھی شفا سے ملنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو تمہیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ معاذ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، وہ تم سے ہر قسم کا تعلق توڑنا چاہتا ہے۔ تمہاری شادی معاذ سے نہیں بلکہ مجھ سے ہونی چاہیے تھی۔ تو شفا اس کو کہتی ہے کہ اور تمہارے دل میں کیا کیا ہے، آج تم ساری باتیں کلیئر کر دو، کیونکہ میری بات پر تو کسی کو یقین نہیں ہے، شاید تمہارے منہ سے یہ باتیں سن کر سب کو یقین آ جائے۔ تب شاذر اس کو حیران ہو کر دیکھتے ہیں اور کہتا ہے کہ تم میری باتیں ریکارڈ کر رہی ہو؟ تو شفا کہتی ہے ہاں میں ریکارڈ کر رہی ہوں۔ اب دیکھنے کی یہ ہے کہ اب شفا معاذ کے ساتھ اپنا رشتہ بچانے کی کوشش کرے گی یا حالات اسے شاذر کے قریب جانے پر مجبور کر دیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شاذر آخرکار شفا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا یا شفا اس کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے گا؟ شاذر کو کہتی ہے کہ معاذ تو بہت ہی بے وقوف تھا جو دوست کے بھیس میں چھپے تم جیسے دشمن کو پہچان نہیں سکا۔ شفا کی یہ بات سن کر شاذر اسے کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا، میرا مقصد صرف تمہیں ہی حاصل کرنا تھا۔ شاذر کی یہ بات سن کر شفا کو غصہ آ جاتا ہے، وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور گھر پہنچ کر اپنے بھائی اور بھابھی سے کہتی ہے کہ میں شاذر سے شادی نہیں کروں گی۔ شفا کی بھابھی اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر اس بار اس نے ہمیں شاذر کے سامنے ذلیل کیا یا شادی سے انکار کیا تو اس کا شفا کے ساتھ مرنا جینا ختم ہو جائے گا۔ یہ بات شفا کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک طرف شاذر سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور دوسری طرف اپنے گھر والوں کو بھی کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ دوسری طرف شاذر بھی شفا کے بھائی اور بھابھی پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ ہر حال میں شفا کو اس شادی کے لیے راضی کریں، اور وہ کہتا ہے کہ شفا کو میں شاپنگ کے لیے باہر لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنی پسند کے شاپنگ کر سکے۔ تو اس کے بھائی اور بھابھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تم اس کو لے جاؤ، ہمیں تم پر بہت زیادہ بھروسہ ہے۔ شاذر شفا کو آخرکار اپنے ساتھ لے جاتا ہے، لیکن راستے میں شفا اور شاذر کا سامنا معاذ سے ہو جاتا ہے۔ معاذ شفا کو جب شاذر کے ساتھ دیکھ لیتا ہے تو وہ شفا کو کہتا ہے کہ تم تو کہتی تھی کہ مجھے شاذر سے بہت زیادہ نفرت ہے اور آج تم اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کیوں جا رہی ہو؟ معاذ کی زبان سے شفا کا نام سنتے ہی شاذر کو غصہ آ جاتا ہے اور معاذ کو کہتا ہے کہ تم نے اپنی زبان سے شفا کا نام کیسے لیا، تم یہاں سے چلے جاؤ، اور کہتا ہے کہ نرمین سے شادی کرنے کا تو میرا ارادہ کبھی تھا ہی نہیں، میں تو شفا سے شادی کرنا چاہتا تھا، اب میں اور شفا شادی کرنے جا رہے ہیں۔ شاذر کی یہ بات معاذ کے لیے کسی خنجر سے کم نہیں ہوتی، وہ پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے اور بے بسی سے شفا کو پکارتا ہے، لیکن شاذر غصے میں معاذ کو بری طرح مارنے لگتا ہے اور معاذ بے بس ہو کر سب کچھ برداشت کرتا رہتا ہے۔ شفا یہ سب دیکھ کر بہت دکھی ہو جاتی ہے، اس کے دل میں معاذ کے لیے تکلیف پیدا ہوتی ہے، لیکن شاذر اسے وہاں سے زبردستی
अपने साथ ले जाता है। शाजिर आके काशिफा को डरा धमका कर निकाह के लिए राज़ी कर लेता है और निकाह के दिन जब काजी साहब शिफा से पूछते हैं कि क्या इसे निकाह कबूल है, तो शिफा के जहन में मास की बातें गूंजने लगती हैं कि कुछ भी हो जाए तुमने शाजिर से शादी नहीं करनी, क्योंकि उसका असली चेहरा मेरी आंखों के सामने आ चुका है। शिफा मास से कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। काजी साहब दोबारा उससे पूछते हैं कि तुम्हें निकाह कबूल है। फिर शिफा के भाई भी उसे जवाब देने के लिए कहते हैं। फिर आखिरकार शिफा मजबूर होकर कह देती है कि उसे निकाह कबूल है। शिफा की ये बात सुनते ही शाजिर की खुशी की इंतहा नहीं रहती। उसे लगता है कि अब शिफा हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो चुकी है। यूँ आखिरकार शिफा और शाजिर का निकाह हो जाता है, लेकिन ये रिश्ता मोहब्बत से ज़्यादा शिफा की मजबूरी और बेबसी की दास्तान बन जाता है। निकाह के बाद शिफा शाजिर से कहती है कि तुमने मेरे इर्द गिर्द ऐसा जाल बिछाया है जिसमें मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ, अब मैं चाह कर भी इससे निकल नहीं सकती। शाजिर उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। कि वहाँ से चले जाने के बाद शाजिर अपने आदमी को फ़ौरन उसके पीछे जाने का हुक्म देता है और कहता है कि किसी भी तरह शिफा का एड्रेस मालूम करो, मुझे उसकी मुकम्मल तफसीलात चाहिए। इसके बाद शाजिर के आदमी उसका पीछा करते हैं। कुछ ही देर बाद फ़ोन करके उसे बताते हैं कि शिफा एक आम से मीडियम घराने से ताल्लुक़ रखती है। उससे सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अपने कज़न मास से मंगनी भी हो चुकी है। ये बात सुनते ही शाजिर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि जिस लड़की को मैं इतने अरसे से तलाश करता रहा वो मिली भी तो मास की मंगेतर निकली। लेकिन शाजिर हार मानने के बजाय एक और ख़तरनाक इरादा कर लेता है। वो कहता है अगर मैंने शिफा को इतने अरसे तक तलाश किया है तो अब इसे इतनी आसानी से किसी और को होने नहीं दूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं माँ से उसकी मंगेतर शिफा को भी छीन लूँगा। लेकिन फिर वक्त गुजरता है और शिफा की शादी माँ से हो जाती है। जब शाजिर को ये खबर मिलती है तो उससे से पागल हो जाता है, लेकिन शिफा को हासिल करने का जुनून उसे रुकने नहीं देता। वो शिफा के करीब रहने, उसे मुतासिर करने के लिए एक नई चाल चलता है। आहिस्ता आहिस्ता शाजिर शिफा के ख़ानदान और मास के ख़ानदान में आना जाना शुरू कर देता है। सबके सामने इंतहाई महज़ब व शरीफ बनकर पेश आता है, उनकी तारीफ़ें करता है, उनकी मदद करता है और ऐसा ज़ाहिर करता है जैसे वो उन सबका सबसे मुखलिस दोस्त हो। यहाँ तक कि वो आलियान भाई को झूठे इल्ज़ाम के बाद चोरी के इल्ज़ाम के बाद जेल से भी बाहर निकलवाता है। शिफा के भतीजे को दिल की बीमारी होती तो शाजिर उसके इलाज और सर्जरी का पूरा खर्च भी उठाता है। देखते ही देखते शाजिर सबके दिलों में अपनी जगह बना लेता है। लेकिन एक शख्स ऐसा होता है जो इसके चेहरे के पीछे छुपी हकीकत जानता है और वह है शिफा। शिफा बार बार मास को समझाती है कि इसे शाजिर का इस तरह घर में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन माज उसे समझाते हुए कहते हैं कि शाजिर ने उनके लिए इतनी मदद की है। उसने आलियान भाई की मदद की और फिर उमैर के इलाज का सारा खर्च भी उन्होंने उठाया, मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। इससे शिफा को शाजिर के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। शिफा बेबसी से कहती है कि वो माज को कैसे समझाए कि शाजिर की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन माज उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ शाजिर अब अपना अगला मंसूबा बनाता है और वो शिफा को बिज़नेस पार्टनरशिप की ऑफ़र देता है, लेकिन शिफा फ़ौरन इनकार कर देती है क्योंकि वो चाहती है कि शाजिर के करीब रहने का मतलब किसी बड़ी मुसीबत को दावत देना है। लेकिन शाजिर जानता है कि माज शिफा के लिए कितना अहम है। वो माज के ज़रिए शिफा पर दबाव डलवाता है। माज शिफा से कहता है कि घर के माली हालात भी ख़राब है और शाजिर हमारी इतनी मदद कर रहा है, तुम भी हमारे लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए इसके साथ तुम बिज़नेस कर लेना चाहिए। शिफा फिर भी इनकार करती है, लेकिन आखिरकार हालात ऐसे शाजिर के साथ काम करने पर मजबूर कर देते हैं। अब शाजिर की ख्वाहिश पूरी हो चुकी होती है। शिफा और शाजिर एक ही ऑफिस में साथ काम करने लगते हैं। शाजिर तो पहले ही से ही चाहता था कि शिफा हर वक्त उसके आसपास रहे। वो शिफा को मुतासिर करने के लिए मुख्तलिफ बहाने बनाता रहता है और इसकी मौजूदगी में ख़ुद को एक बेहतरीन इंसान ज़ाहिर करता है। लेकिन एक दिन शाजिर अपने दोस्त के सामने ऐसी बातें करता है जो शिफा के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होती हैं। वो बताता है कि वो शिफा के साथ जो कुछ कर रहा है उसका मकसद सिर्फ उसे अपने करीब करना है। वो चाहता है कि शिफा आहिस्ता आहिस्ता उसके जज्बात महसूस करने लगे। उसका दोस्त समझाता है कि गलत है, लेकिन वो कहते हैं मैं नरमीन से इसलिए बात करता हूँ ताकि शिफा की जेल से चेक कर सकूं। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें नरमीन का चैप्टर क्लोज़ करना होगा। तो वो कहता है कि अभी नहीं, लेकिन वक्त आने पर, क्योंकि मैं तो नरमीन को पसंद ही नहीं करता, मैं तो शिफा को पसंद करता हूँ, उससे ही शादी करना चाहता हूँ। और ये सारी बातें शिफा सुन लेती है और गुस्से से वहाँ से फ़ौरन चली जाती है। शाजिर भी उसके पीछे जाता है। शिफा गुस्से से उससे पूछती है कि आखिर वो इतना घटिया कैसे हो सकता है, लेकिन शाजिर अपनी चालाकी से फ़ौरन एक नई कहानी बना देता है। वो मास के घर जाता है और कहता है कि शिफा ने उसकी बात गलत समझी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि वो नरमीन। शाजिर जो हर वक्त किसी ना किसी बहाने से शिफा की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करता रहता है,
کبھی کسی کام میں مدد کرنے کا بہانہ تو کبھی صرف اس کے قریب رہنے کی خواہش۔ ایسا لگتا ہے جیسے شفا کی ایک مسکراہٹ ہی شاذر کے لیے سب کچھ بن چکی ہو۔ اسی دوران شفا دیوار میں کیل لگا رہی ہوتی ہے تو شاذر فوراً آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ تم ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، میں لگا دیتا ہوں۔ پھر شفا اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں واقعی یہ کام کرنا آتا بھی ہے یا نہیں؟ اس پر شاذر بڑے اعتماد سے جواب دیتا ہے کہ میں ہر کام کر سکتا ہوں، میں نے بڑے بڑے خطرناک جانوروں کا شکار کیا ہوا ہے، یہ کیل لگانا تو میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ لیکن اگلے ہی لمحے ایسا ہوتا ہے کہ جس کی شاید کسی نے بھی توقع نہیں کی۔ شاذر جان بوجھ کر اپنا ہاتھ زخمی کر لیتا ہے کیونکہ وہ صرف ایک بات جاننا چاہتا ہے کہ شفا کو اس کی ذرا بھی پرواہ ہے یا نہیں۔ شفا فوراً اس کے زخمی ہاتھ کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ میں نے اس لیے آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ آپ کو یہ کام کرنا آتا بھی ہے یا نہیں، اب دیکھا نا آپ نے اپنا ہاتھ زخمی کر لیا۔ شاذر موقع کو جذباتی بنا کر کہتا ہے کہ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، کوئی مرے یا جیے، ہم تو صرف بزنس پارٹنر ہیں، ہمارے درمیان اس کے علاوہ اور کون سا رشتہ ہے۔ شاذر کی یہ بات سن کر صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ شفا سے صرف دوستی نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر کچھ چاہتا ہے، مگر اپنے دل کی بات کھل کر کہنے کی ابھی ہمت تک نہیں کر پایا۔ اسی دوران شاذر کے فون پر نرمین کی کال آ جاتی ہے۔ جیسے ہی شفا موبائل سکرین پر نرمین کا نام دیکھتی ہے تو وہ خود ہی کال اٹھا لیتی ہے اور خاموشی سے سنتی ہے کہ آخر نرمین شاذر سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ بعد میں جب شفا گھر پہنچتی ہے تو وہ نرمین سے پوچھتی ہے کہ تم شاذر سے کیوں ملنا چاہتی ہو اور اسے بار بار کال کیوں کر رہی تھی۔ یہ سنتے ہی نرمین غصے سے بھڑک اٹھتی ہے اور کہتی ہے آپ بھی تو پورا دن شاذر کے ساتھ آفس میں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ گاڑی میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، پھر میرا اسے کال کرنا آپ کو اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ آخر شاذر لگتا ہی کیا ہے آپ کا؟ نرمین کی یہ بات شفا کو خاموش تو کر دیتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ اشارہ بھی دیتی ہے کہ شاید نرمین کے دل میں بھی شاذر کے لیے خاص جذبات موجود ہیں۔ دوسری طرف شفا ساتھ سے کہتی ہے کہ مجھے تو تمہارا دوست پہلے پاگل لگتا تھا لیکن اب تو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ وہ بالکل ہی پاگل ہے، کیونکہ وہ ایک لمحے میں ناراض ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے اور اگلے ہی لمحے ایسے نارمل ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس پر سعد ہنستے ہوئے جواب دیتا ہے کہ وہ شروع سے ایسا ہی ہے، وہ کسی سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا، اس لیے فوراً مان بھی جاتا ہے، تم اس کے بارے میں اتنا زیادہ مت سوچو۔ اب سوال یہ ہے کیا شاذر نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ زخمی کر کے شفا کے دل میں اپنی جگہ بنا لی ہے؟ کیا شفا واقعی شاذر کے لیے کچھ محسوس کرنے لگی ہے یا وہ صرف ایک اچھے بزنس پارٹنر کی حیثیت سے اس کی فکر کرتی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا نرمین شاذر اور شفا کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور کر دے گی؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہار کیسے مان سکتا ہے؟ شاذر کئی دن تک شفا کو تلاش کرتا رہتا ہے، ہر ممکن جگہ پر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شفا کا اسے پتہ نہیں چل سکتا۔ پھر اچانک قسمت اسے وہ موقع دے دیتی ہے جس کا شاذر کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ شاذر کی بہن نمیرہ اپنے گھر میں ایک شاندار پارٹی رکھتی ہے جہاں مختلف لوگ شرکت کے لیے آتے ہیں اور جیسے ہی شاذر کی نظر وہاں موجود شفا پر پڑتی ہے وہ حیران رہ جاتا ہے۔ اسے یقین نہیں آتا کہ جس لڑکی کی وہ کئی دنوں سے پورے شہر میں تلاش کر رہے ہیں وہی لڑکی آج اس کے گھر میں موجود ہے۔ شاذر دل ہی دل میں سوچتا ہے جسے میں ہر جگہ ڈھونڈتا رہا وہ تو میرے اپنے گھر میں موجود تھی۔ وہ فوراً شفا کے قریب جاتا ہے، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شفا اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک ڈیزائنر ہے، وہ جو پارٹی وغیرہ کی ڈیکوریشن کی ذمہ داری اس کے پاس ہے۔ یہ اب شفا کا نام بھی معلوم ہو گیا ہے، اس سے بات کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ جس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا اب اس کے بالکل سامنے کھڑی ہے، لیکن شاذر یہ نہیں جانتا کہ شفا اس کے لیے اتنی آسانی سے حاصل ہونے والی چیز نہیں، کیونکہ شفا اس کے غرور، دولت اور طاقت سے بالکل متاثر ہونے والی نہیں ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے شاذر کی محبت آہستہ آہستہ ایک خطرناک جنون میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ شفا کے وہاں سے چلے جانے کے بعد شاذر اپنے آدمی کو فوراً اس کے پیچھے جانے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی بھی طرح شفا کا ایڈریس معلوم کرو، مجھے اس کی مکمل تفصیلات چاہیے۔ اس کے بعد شاذر کے آدمی اس کا پیچھا کرتے ہیں، کچھ ہی دیر بعد فون کر کے اسے بتاتے ہیں کہ شفا ایک عام سے میڈیم گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اپنے کزن
माँ से मंगनी भी हो चुकी है। ये बात सुनते ही शाजिर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि जिस लड़की को मैं इतने अरसे से तलाश करता रहा वो मिली भी तो मास की मंगेतर निकली। लेकिन शाजिर हार मानने के बजाय एक और ख़तरनाक इरादा कर लेता है। वो कहता है अगर मैंने शिफा को इतने अरसे तक तलाश किया है तो अब इसे इतनी आसानी से किसी और को होने नहीं दूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं माँ से उसकी मंगेतर शिफा को भी छीन लूँगा। लेकिन फिर वक्त गुजरता है और शिफा की शादी माँ से हो जाती है। जब शाजिर को ये खबर मिलती है तो उससे से पागल हो जाता है, लेकिन शिफा को हासिल करने का जुनून उसे रुकने नहीं देता। वो शिफा के करीब रहने, उसे मुतासिर करने के लिए एक नई चाल चलता है। शाजिर शुरू से ही शिफा के पीछे पड़ा हुआ है और हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहता है। जब शिफा को शाजिर की हकीकत का पता चलता है कि वो नरमीन को नहीं बल्कि उसे पसंद करता है तो वह शाजिर से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। शिफा की ये बेरुखी शाजिर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो फ़ैसला कर लेता है कि अब वो शिफा को माँ से हर हाल में अलग कर लेगा, क्योंकि शाजिर के जहन में सिर्फ एक ही बात होती है कि इसे शिफा को हासिल करना है। सबसे पहले शाजिर शिफा के भाई आलियान को निशाना बनाता है और उसकी नौकरी ख़त्म करवा देता है। आलियान को ऑफिस की तरफ से टर्मिनेशन लेटर मिलता है, जिसके बाद वो शदीद परेशान हो जाता है। लेकिन शाजिर की साजिश अभी ख़त्म नहीं हुई होती। वो आलियान के मालिक मकान के पास जाता है और उसे कहता है कि वो घर इसे बेच दे। मालिक मकान साफ इनकार कर देता है तो शाजिर उसे दुगनी कीमत की पेशकश करता है, लेकिन वो फिर भी घर बेचने के लिए तैयार नहीं होता। आखिरकार शाजिर उसे धमकी देता है कि या तो वो इसे घर बेच दो वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अपनी जान बचाने के लिए मालिक मकान मजबूरन शाजिर को घर बेच देता है और शाजिर इसे ये भी कहता है कि किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि घर इसने ख़रीदा है। तो मालिक मकान कहता है ठीक है। जब फिर मालिक मकान आलियान के घर पहुंच जाता है, उसे मकान खाली करने का कह देता है कि आपके पास 1 महीना है, मैंने घर बेच दिया, आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। अब आलियान और उसकी बीवी की परेशानी मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि एक तरफ आलियान की नौकरी चली जाती है और दूसरी तरफ उनके सर से छत भी छिनने वाली होती है। उसी दौरान आलियान की बीवी उनको कहती है कि आपने शाजिर को कॉल क्यों नहीं की। तो उसने आलियान कहता है कि मैंने शाजिर को कॉल की थी, उसने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। तो आलियान की बीवी कहती है कि ठीक है, मैं शाजिर को कॉल करती हूँ। तो शाजिर उसकी कॉल अटेंड कर लेता है और वो उसको बताती है कि आलियान की नौकरी भी चली गई है और मालिक मकान हमें घर खाली करने को कह रहा है। तो शाजिर उनसे झूठ बोल देता है कि वो भी शहर से बाहर है, जैसे ही वो वापस आएगा तो सबसे पहले उनका ये काम कर देगा। तो शाजिर उनको कहता है कि वो अभी शहर से बाहर है, जैसे ही वापस आएगा उनका ये काम कर देगा। लेकिन हकीकत में शाजिर की हमदर्दी भी उसकी एक बहुत बड़ी साजिश होती है कि शाजिर पहले ही शिफा और मास के दरमियान दरारें पैदा कर चुका है। अब मास भी शिफा से दूर होने लगता है और भला आखिर शिफा से कह देता है कि वो इस रिश्ते को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिफा, तुम्हें अपने भाई के घर चले जाना चाहिए। शिफा की ज़िंदगी में एक के बाद एक मुश्किल खड़ी होती चली जाती है। उधर शाजिर आलियान के घर पहुंचते हैं, उसे घर के कागजात देते हुए कहते हैं कि अब इसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको मालिक मकान इस घर से नहीं निकालेगा। तो आलियान हैरान होकर पूछता है कि ये कागजात तुम्हारे पास कहाँ से आए। तब शाजिर उसे बताता है कि इसने ये घर दुगनी कीमत पर आपके लिए ख़रीद लिए है। आलियान और उसकी बीवी शाजिर का शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि शाजिर आलियान को एक अच्छी जगह पर नौकरी दिलवाने का भी वादा करता है। यूँ शाजिर सबकी नज़रों में एक मददगार और हमदर्द इंसान बन जाता है, लेकिन हकीकत में वो शिफा को हासिल करने के लिए उसके ख़ानदान को अपने एहसान तले दबा रहा होता है। दूसरी तरफ मास शिफा को अपने घर से निकाल देता है तो आलियान उसे अपने घर ले आता है। अब शिफा मुकम्मल तौर पर टूट चुकी होती है। इसी दौरान शाजिर भी शिफा से मिलने के लिए आता है और कहता है कि अब तो तुम्हें इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि मास तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, वो तुमसे हर किस्म का ताल्लुक़ तोड़ना चाहता है। तुम्हारी शादी मास से नहीं बल्कि मुझसे होनी चाहिए थी। तो शिफा उसको कहती है कि और तुम्हारे दिल में क्या क्या है, आज तुम सारी बातें क्लियर कर दो, क्योंकि मेरी बात पर तो किसी को यकीन नहीं है। शायद तुम्हारे मुँह से ये बातें सुनकर सबको यकीन आ जाए। तो तब शाजिर उसको हैरान होकर देखता है और कहता है क्या तुम मेरी बातें रिकॉर्ड करेगी हो। अब देखने की ये है कि अब शिफा मास के साथ अपना रिश्ता बचाने की कोशिश करेगी या हालात उसे शाजिर के करीब जाने पर मजबूर कर देंगे। आपको क्या लगता है कि शाजिर आखिरकार शिफा को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा या शिफा उसकी तमाम ख्वाहिशों को नाकाम बना देगी? आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।
जैसे ही मास को पता चलता है कि शाहज़ेन ने आलियान का घर दुगनी कीमत पर ख़रीद कर उसको दे दिया है, तो वो गुस्से से घर आता है और शिफा को कहता है कि मुझे तुम लोगों की समझ नहीं आती। आलियान भाई ने डर के मारे शाहज़ेन को कॉल कर दी कि मालिक मकान उनसे ही घर खाली न करवा दे। उन्होंने शाहज़ेन को दूसरे शहर से बुलवाया है। मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ तो बहन उस शाहज़ेन के एहसान ना लेने का नाटक करती है और दूसरी तरफ भाई है कि उसके एहसान पे एहसान लिए चला जा रहा है। उधर शाहज़ेन बातों ही बातों में आलियान भाई से ही कह देता है कि शिफा मुझसे नाराज़ है। मैं ड्रीम के घर अपना रिश्ता लेकर गया था, लेकिन उसे ये बात पसंद नहीं। तो आलियान कहता है कि ये शिफा को इससे क्या मसला है। तब शाहज़ेन उनको कहता है कि शायद शिफा मुझ में, तो ये कहते ही वो खामोश हो जाता है। आलियान उसकी बात समझ लेता है तो वो गुस्से से घर आता है और शिफा को कहता है कि मुझे तुम लोगों की समझ नहीं आती। आलियान भाई ने डर के मारे शाहज़ेन को कॉल कर दी कि मालिक मकान उनसे ही घर खाली न करवा दे। उन्होंने शाहज़ेन को दूसरे शहर से